नमस्कार दोस्तों, एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। सिनेप्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को चौंका के रख दिया था। 1990 का साल अब खत्म होने ही जा रहा था। दुनिया तेजी से बदल रही थी। इंटरनेट पहले से ज़्यादा लोगों के घर तक पहुंचने लगा था। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ लगभग हर नए कंप्यूटर में दिखाई देने लगा था। याहू उस समय इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। गूगल अभी अपनी शुरुआती दौर में स्टार्टअप में था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये शब्द अभी आम लोगों के लिए लगभग बहुत ही अनजाना शब्द था। कोई नहीं जानता था इस शब्द के बारे में। लेकिन न्यूयॉर्क में बैठा एक यंग बॉय बिना ये जाने एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था जिसे आज हम AI रिकमेंडेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ज़्यूकनेट सॉफ्टवेयर बनाने के बाद मार्क का कॉन्फिडेंस पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। अब मार्क को समझ आने लगा था कि प्रोग्रामिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं है। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। और उनका यही सवाल था, क्या कंप्यूटर इंसानों की पसंद को समझ सकता है? मतलब इंसान जो सोचता है वो कंप्यूटर समझ सकता है उस जमाने में, इस उम्र में। उस समय हर म्यूजिक प्लेयर बिल्कुल एक नॉर्मल म्यूजिक प्लेयर था। आप कोई गाना सिलेक्ट करते और वो गाना बजता था। इतना ही उस जमाने के सिस्टम के हिसाब से था। लेकिन मार्क ने उसमें दिमाग लगाया। हमेशा ये सिर्फ बस पे रुकने वाला नहीं था। उन्होंने सोचना शुरू किया, अगर कंप्यूटर ये चीज़ कर सकती है कि इंसान को किस तरह का म्यूजिक पसंद है, तो क्या वो खुद अगला सॉन्ग सजेस्ट कर सकता है? जैसे कि आज के ज़माने में स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूज़िक, एप्पल म्यूज़िक और अमेज़ॉन म्यूज़िक लगभग सभी यही टेक्निक यूज़ करते हैं। लेकिन सोचिए, ये विचार, ये थॉट उस समय पे आना जब अभी दुनिया MP3 प्लेयर को ही अपना भविष्य मान रही थी। उस जमाने में इस लेवल का थॉट आना एक बहुत बड़ी बात थी। मार्क ने अपने एक मित्र जिसका नाम था एडम, उसके साथ मिलकर एक नया सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। एडम भी प्रोग्रामिंग में बहुत ब्रिलियंट है। आगे चलकर यही एडम क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं quora.com, उसके को फाउंडर और CEO भी बने। quora.com याद रखना। लेकिन उस समय दोनों सिर्फ दो यंग बॉयज की तरह प्रिटेंड कर रहे थे जिन्हें कोडिंग से प्यार था। दोनों घंटों तक बैठते, एल्गोरिदम लिखते, कोड को काफ़ी उनको चेंज करते, अपनी जो भी गलतियां कोड में वो सुधारते, फिर दोबारा उसको शुरू करते। ये कई दिनों की मेहनत के बाद एक सॉफ्टवेयर तैयार हुआ और उस सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया सिनेप्स मीडिया प्लेयर। पहली नज़र में ये एक साधारण म्यूजिक प्लेयर जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी अनबिलीवेबल थी उस जमाने के हिसाब से। अगर यूज़र लगातार रॉक म्यूजिक सुनता तो सॉफ्टवेयर धीरे धीरे ये पैटर्न समझने लगता अपने आप। अगर यूज़र क्लासिकल म्यूजिक पसंद करता तो अगली बार उसी तरह के सॉन्ग पहले दिखाई देने लगते थे जैसे सजेशन बॉक्स में आते हैं। अगर यूज़र किसी आर्टिस्ट को बार बार सुनता तो सॉफ्टवेयर उसे याद रखता। आज हमें ये सामान्य फीचर लगता है, लेकिन साल 2000 के आसपास ये एक बिल्कुल नई सोच थी। उस समय मशीन लर्निंग नहीं कहा जाता था, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को जो फीचर्स थे वो उसी दिशा में उसको दिखा रहे थे कि भाई ये कोई मशीन लर्निंग से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर लगता है। जब मशीन लर्निंग नाम का कोई सिस्टम ही नहीं था उस जमाने में, कोई सोच ही नहीं थी, उस जमाने में ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था। जब सिनॉप्सिस म्यूजिक प्लेयर सॉफ्टवेयर तैयार हुआ तो मार्क ने उसे इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर दिया। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कम्युनिटी की नज़र
उस सॉफ्टवेयर पर पड़ने लगी। कुछ लोगों ने कहा, इतनी कम उम्र का लड़का ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे बना सकता है। कुछ ने ये सोचा कि ये भविष्य की टेक्नोलॉजी का उद्भव है, जन्म है। और फिर जो हुआ उसने मार्क के परिवार को भी हैरान करके रख दिया। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज की दो बड़ी कंपनियां उस जमाने की, माइक्रोसॉफ्ट और AOL, इस सॉफ्टवेयर में रुचि दिखाने लगे जो मार्क ने बनाया था। दोनों कंपनियां उस समय इंटरनेट इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कंपनियों में गिनी जाती थी। उसके अधिकारियों ने सिनॉप्सिस मीडिया प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट के अनुसार मार्क को जॉब का भी ऑफर मिला था और सॉफ्टवेयर खरीदने का भी ऑफर माइक्रोसॉफ्ट और AOL से मिला था। अलग अलग सोर्सेज में ऑफर की अमाउंट अलग अलग बताई गई है, लेकिन इतना पक्का हो गया कि इतनी कम उम्र में मार्क पहली बार पूरी सिलिकॉन वैली की सारी कंपनियों की नजरों में आ चुका था। इतनी कम उम्र का लड़का। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर उस दिन मार्क ने माइक्रोसॉफ्ट की जॉब ज्वाइन कर ली होती तो क्या होता। शायद वो एक शानदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बन जाता, शायद वो माइक्रोसॉफ्ट में किसी बड़ी पोजीशन तक पहुंच जाता, शायद उन्हें करोड़ों डॉलर की सैलरी भी मिलती, लेकिन दुनिया शायद कभी फेसबुक नहीं देख पाती अगर माइक्रोसॉफ्ट और AOL की जॉब उन्होंने एक्सेप्ट कर ली होती तो। मार्क ने नौकरी नहीं स्वीकारी, उन्होंने सॉफ्टवेयर भी नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोडिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं था, उन्हें कुछ अपना बनाना था, कुछ ऐसा बनाना था जिस पर उनका पूरा कंट्रोल हो, कुछ ऐसा बनाना था जो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट ना हो, खुद का प्रोडक्ट हो, बल्कि उनका अपना विजन हो, 100% फोकस हो। और यही फैसला आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। उनको ऐसा था कि मैं खुद अपनी कोई प्रोडक्ट बनाऊं जिस पे मैं अपना 100% दे पाऊं। एडवर्ड जुकरबर्ग जो मार्क के पिता थे, एडवर्ड जुकरबर्ग ने जब ये सब देखा तो उनको यकीन हो गया कि ये उनका बेटा अब सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा है, वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में अपना नाम बना सकता है। पर अभी एक और महत्वपूर्ण फैसला बाकी था। मार्क की स्कूल एजुकेशन लगभग पूरी होने वाली थी। अब सवाल था, आगे क्या? कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कैरियर? क्या सीधे टेक्निकल इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए या पहले दुनिया की सबसे फेमस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर लेनी चाहिए? मार्क ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन उसके पहले वो पहुंचे अमेरिका के सबसे फेमस स्कूल में से एक, जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है बल्कि फ्यूचर्स के लीडर तैयार किए जाते हैं। उस स्कूल का नाम था फिलिप एक्स्टर एकेडमी। और यही मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी एक बार फिर से बदलने जा रही थी। नाम याद जरूर रखना, फिलिप एक्स्टर एकेडमी, तो बहुत फेमस स्कूल थी। तो यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है। वेट एंड वॉच फॉर एपिसोड नंबर 3। ऐसे ही छोटे छोटे एपिसोड में हम आपको मार्क जुकरबर्ग की पूरी फेसबुक की कहानी आपको समझाएंगे। मार्क जुकरबर्ग का बचपन, उनकी स्कूलिंग, उनका यूनिवर्सिटी, उनका कोडिंग से प्यार, लगाव, रिसर्च, ये सारी चीज़ें अगले सारी एपिसोड में हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, देखते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।